बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे सारे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 17 काम कर रहे हैं। चलो देख लेंगे, जो भी लेक्चर होगा मेंशन हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई है 2। थ्योरी हमारी गालबन कंप्लीट हो चुकी है पहले ही। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास, पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। पेज नंबर हमारे पास मौजूद है, पेज नंबर 42 है और पेज नंबर 42 के ऊपर हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 3 फोर्सेस हैं, एक्स, फिर एक्स में पी ऐड, फिर एक्स में क्यू ऐड। ये एक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के लॉन्ग लग रही हैं फोर्सेस, टेकन वन वे अराउंड, ठीक है। सो डैट दे आर इक्विवेलेंट टू 2 फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कहता है कि एक बार हमने चक्कर लगाया फोर्सेस के हिसाब से, एक्स पी प्लस एक्स और क्यू प्लस एक्स के हिसाब से, तो वन वे राउंड के बाद उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो कितना है? दे आर इक्विवेलेंट टू फोर्सेस पी एंड क्यू, और उनके दरमियान एंगल कितना लग रहा है हमारे पास? 120 डिग्री का लग रहा है, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले इस तरह ड्रा कर लेते हैं फोर्सेस को, बाद में फिर उनकी अलोंग दिस साइड भी शो कर लेंगे। फोर्स पहले यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरी को फोर्स यहाँ पर ले लेते हैं, इसी तरह तीसरी फोर्स हम कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर फोर्स सबसे पहले एक्स, उसके बाद पी प्लस एक्स, और उसके बाद क्यू प्लस एक्स मौजूद है, ठीक है। अब हम इन्हें ज़रा शो कर लेते हैं कहाँ पर? अलोंग दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल के तौर पर। तो इसके लिए मेरे पास फिर ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिस तरह उसने भी कहा हुआ कि वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगी हमारे पास। तो ये रही मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी होती है भाई? तीनों साइडें आपस में इक्वल ही होती हैं। एक ये रही मेरे पास, और तीसरी हम यहाँ पर शो करवा लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई मेरे पास। इस बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ताकि एंगल जो 120 डिग्री का मैं शो करवा सकूं। इस तरह इस साइड को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ताकि मैं इसका जो एंगल बन रहा है 120 का वो भी शो करवा सकूं। तो सबसे पहले फोर्स लग रही है एक्स, यहाँ पर पी प्लस एक्स, और यहाँ पर क्यू प्लस एक्स हमारे पास मौजूद है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इनकी जो अरेंजमेंट है कुछ इसी तरह, ये डायरेक्शन इसकी रही, ये डायरेक्शन इसकी हमारे पास आ जाएगी। इसके अंदर एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, और हर पॉइंट पे एंगल कितना होगा? 60 का ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाहर वाला एंगल जो होगा, वो कितना होगा मेरे पास? 120 डिग्री, क्योंकि इस लाइन के ऊपर पूरा एंगल 180 का होना था, 60 का अंदर बन चुका है, तो बाहर मेरे पास कितना रह जाता है? फिर 120 का रह जाता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, मज़ीद हम बात कर लेते हैं। अब अगर यहाँ तक के एंगल की बात करें तो वो तो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 का, यानी मज़ीद यहाँ से लेकर के एंड तक एंगल कितना बनेगा? 120। अब मसला ये है कि हमने स्टार्टिंग तो यहाँ से करनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180 का पूरा, और यहाँ तक एंगल 60 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। 2 अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? हमेशा इक्वल ही होते हैं, ठीक है। इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, इन्हें अपोजिट एंगल कहते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? 60 का ही होगा। लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन के ऊपर जो एंगल बना 180 का बना, और मज़ीद आगे एक्सटेंशन जब हुई इस लाइन तक तो वो कितनी आ गई? 60 की। तो टोटल एंगल कितना मेरे पास आ गया? फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एंगल बना है वो कितना आ गया? 240 का एंगल बन गया मेरे पास। क्लियर होगी बात अब? अच्छा जी, तो अब ये बात आ गई। चलें अब स्टार्ट कर लेते हैं।
तो टेक एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ बी सी, टेक ए बी सी, हम इसे कह देते हैं, टेक एक्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में लेना है, ऑफ साइड बी सी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और इसी के बाद हम इसे क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं हम। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर उसी तरह फिर x, क्योंकि x मौजूद है तो अब की बार इसे x डैश का नाम देते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये आ जाएगा x cos 0 डिग्री प्लस दूसरा p प्लस x, कितना एंगल है 120 डिग्री cos ऑफ 120, और तीसरा q प्लस x cos ऑफ 240 डिग्री का मेरे पास एंगल बन जाएगा। क्लियर होगी बात। इसी तरह y डैश क्या आ जाएगा फिर मेरे पास x 0 डिग्री, ठीक है, सॉरी cos 0 पर 1 होता था, ठीक हो गया। x वो वर्डिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था, cos ऑफ 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन आना है, अब हम वही ऊपर वाला रिपीट करते जा रहे हैं। तो ये y डैश निकल आएगा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल, x साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस p प्लस x साइन ऑफ 120 डिग्री, और तीसरा आ जाएगा q प्लस x साइन ऑफ 240 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो अब आगे हम इसे कर लेते हैं, इनकी जो वैल्यू बनती है वो लिख लेते हैं। तो cos 120 डिग्री पे -1/2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वार्टर के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। सेकंड क्वार्टर, जबकि फर्स्ट के अंदर सेकंड के अंदर साइन की पॉजिटिव होती है, जबकि cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो x डैश निकलेगा यहाँ से मेरे पास फिर x प्लस p प्लस x, और ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसी तरह प्लस q प्लस x, और वैल्यू कितनी आ जाएगी साथ 1/2 आ जाएगी, ठीक है। 240 पे ये कहाँ पे चला जाता है मेरे पास, तीसरे को, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी -1/2, तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगी, थर्ड क्वार्टर के अंदर cos फिर भी नेगेटिव ही होता है। इसी तरह y डैश मेरे पास क्या आ जाएगा 0 p प्लस x इंटू स्क्वायर रूट 3/2, इसी तरह प्लस q प्लस x थर्ड क्वार्टर में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगी साइन। इसी तरह अब थोड़ा सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इम्प्लाई दैट x डैश इज इक्वल टू आ जाएगा। कुल मिला के इन सारे को आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लें, तो माइनस का हाफ x और माइनस का हाफ x कंप्लीट x हो जाएगा, और ये कंप्लीट x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच जाएगा माइनस का p/2 और माइनस का q/2, उनमें से माइनस कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा p प्लस q डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y डैश मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, p माइनस q डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3/2 था, तो हम बटे में 2 ले गए, ताकि उसी की रिजेम्बलेंस एक जैसी वैल्यू मेरे पास आ जाए। अब हम इसकी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी फिर, तो r इज इक्वल टू x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर। तो लगाओ दोनों की वैल्यू, तो ये माइनस है तो स्क्वायर की वजह से ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव ही होना। तो स्क्वायर रूट 3 का जो जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है बात, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी ऊपर आ जाएगा, इसके साथ भी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो स्क्वायर जरा ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू डिवाइडेड बाई 2
प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 और साइड पे 3 वैसे का वैसे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू बननी है वो आ जाएगी 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p क्यू डिवाइडेड बाय 4 सारे के सारे बटे में हमारे पास निकलेगा। ठीक है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम वगैरह लेना तो यही वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। तो 4 कॉमन आ गया तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस पी क्यू मेरे पास अकेला बच जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। अब ज़रा इसे थोड़ा सा मज़ीद आगे देख लेते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 और पी क्यू वैसे का वैसे ही और यहाँ पे -1/2। ये -1/2 साइन की वैल्यू होती है कहाँ पर? 120 डिग्री पे। ठीक है, नहीं साइन की नहीं होती, कॉज की होती है, कॉज की 120 डिग्री पे वैल्यू होती है। तो ये मेरे पास आ जाएगा फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉज ऑफ 120 डिग्री। तो यही वो एंगल है जो कि इन दो फोर्सेस के दरमियान हमारे पास मौजूद होना चाहिए था। ठीक है, तो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, P एंड Q। ठीक है, एक्टिंग एन एंगल, एक्टिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर मौजूद है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि फोर्सेस x y z p प्लस एक्स q प्लस वाई p प्लस z ये एक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन याद है ना? ठीक है, और 60 का एंगल बनता है, इसमें भी 6 कॉर्नर्स होते हैं। टेकन वन वे राउंड, एक चक्कर लगाने के बाद शो डैट दे रिजल्टेंट, कि उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या निकलेगा? हमारे पास एक फोर्स निकलेगी P प्लस क्यू की फॉर्म में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? Q प्लस वाई वाली फोर्स की डायरेक्शन में उसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट होगा मेरे पास वो क्या निकलेगा? P प्लस क्यू निकलेगा, जबकि हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ Q प्लस वाई की डायरेक्शन में होगा, एक चक्कर लगाने के बाद। क्लियर होगी बात? चले आगे क्या रिपीट कर दूं क्वेश्चन को? अच्छा जी, तो चलें फिर हम इसकी पहले जर्नलाइज शो करवा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4। होश हो जाओ भाई। फोर्सेस मौजूद हैं, 6 फोर्सेस मौजूद हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन की साइड्स के लोग एक्ट कर रही हैं। अच्छा जी, तो ये आ गई मेरे पास फोर्स यहाँ पर। उसके बाद इसकी थोड़ी सी हेक्सागोन कंप्लीट करने बाद में देखते हैं फोर्सेस के वाले से। तो पहले इसे कॉर्नर्स को नाम भी दे लेते हैं, A B C D E और F मेरे पास मौजूद आ गई। यहाँ पर इसके लॉन्ग फोर्स लग रही है X, फिर Y, फिर Z, उसके बाद P प्लस एक्स, उसके बाद Q प्लस वाई और उसके बाद मेरे पास कौन सी है? P प्लस Z। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। अच्छा, मज़ीद आगे बात करते हैं।
इनके दरमियान जो एंगल के हवाले से अगर बात कर ले तो वो मैं ज़रा डायग्राम नीचे जा कर के बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एंगल के हवाले से जब हम बात करेंगे, चलो हम पहले कुछ बातें लिख लें। तो सिंस द फोर्सेस एक्स वाई जी और उसके बाद P प्लस एक्स क्यू प्लस वाई एंड P प्लस जी मेरे पास क्या है, ये एक्टिंग कर रही हैं कहाँ पर, एट द पॉइंट O, एट द पॉइंट O in the direction of a regular hexagon, in the direction of regular hexagon। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टेक वन वे राउंड, जिस तरह उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है, टेक वन वे, एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद क्या होता है हमारे पास, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फोर्सेस देखो भाई, मैं जरा अब इसकी डायग्राम शो करवा लूँ और फिर आगे बात करता हूँ। तो अब फोर्सेस के हवाले से अगर हम बात कर लें, तीनों फोर्सेस के हवाले से, तो देखो जरा इस लाइन के ऊपर अगर देखें, एक लाइन ये, तो एक्स वाली फोर्स लग रही है और दूसरी मेरे पास लग रही है इसी लाइन के हिसाब से P प्लस एक्स। इन दो है एक जैसी लेकिन ऑपोजिट है, ज़्यादा एक ही बात होगी, एक ही लाइन के ऊपर लगने वाली बात। एक फोर्स ये होगी, इसी तरह एक फोर्स ये होगी और एक फोर्स ये होगी, दोनों आमने सामने, तो ये भी एंटी पैरेलल है, बाकी सेम है बात। इसी तरह ये भी दो क्या है, एंटी पैरेलल है, बाकी बात सेम ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिहाज से वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। देखो एक बात है कि एंटी पैरेलल या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए ये बात ज़रूरी नहीं है को मिकदार में एक जितनी हो, वैल्यू कम ज़्यादा भी हो सकती है, हम तो फिर लाइन की ठीक है। तो एक बात है कि अगर एक लाइन के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, मैं कहूँ कि एक फोर्स इस पॉइंट से लग रही है और दूसरी भाई हो भी सकता है कि इस पॉइंट से लग रही हो, ज़रूरी कि नहीं वो भी इसी पॉइंट से लग रही हो, जाहिर सी बात है इसकी फिर वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब कि ये लाइन के ऊपर लगे ही ना, यानी एक फोर्स ज़्यादा और दूसरी कम हो तो उनके लिए फ़र्ज नहीं है कि वो लाइन के ऊपर नहीं लग सकती, नहीं वो तो ठीक है। तो एक फोर्स कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी तरह फिर हम दूसरी फोर्स जो है कुछ इस तरह से हम शो करवा सकते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में, ठीक है, ये और ये, तो ज़रूरत नहीं है, कोई इतना इशू वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बेशक सिंपली इसे डायरेक्ट इस तरह भी शो करवा लें, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ बात समझने की हद तक है। और उसके बाद तीसरी फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास क्या निकल आएगी, कुछ ये वाली डायरेक्शन निकल आएगी, जबकि ये मैंने पहले बता दिया कि ये वाली डायरेक्शन मौजूद है, ठीक है। और ये सॉरी ये फोर्सेस की डायरेक्शन मौजूद है, जबकि इनकी मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली है, इनकी डायरेक्शन मौजूद है, ठीक है, जबकि इनकी मैंने क्या ले ली है, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ले ली है, क्लियर है बात। जबकि x और p प्लस एक्स की मैंने वैल्यू वैसे की वैसे शो करवा ली है, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पर फोर्स लग रही है p सबसे पहले, उसके बाद मेरे पास जो दूसरी फोर्स है जे वाली P जो है वो कहाँ पर लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर डायरेक्शन लग रही है किसकी, माइनस Q की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास उसने यही बात की थी कि कितनी फोर्सेस बच जाती हैं, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग दो फोर्सेस बच जाती हैं, P और दूसरी Q बच जाती है, ठीक है। अगर P की एक डायरेक्शन ये है तो दूसरी फोर्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मैंने सिर्फ वो दो फोर्सेस शो करवा ली, बाकी मैंने करवाने की जहमत नहीं की, ठीक है, इतनी काफ़ी है। अच्छा जी, एक बात ये होगी, तो अच्छा जी, कैंसलिंग द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, कैंसलिंग the two equal and opposite forces
दो फोर्सेस जो कि इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। वी लेफ्ट 3 फोर्सेस Q and P. कौन कौन सी बच गई है, P, Q एंड P, 3 फोर्सेस बच गई, ठीक है। तो अब हमने फाइंड कर लेना, नाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फोर्सेस। Now we find the magnitude of the resultant of these 3 forces. So let R be the magnitude of the resultant. Let R be the magnitude of the resultant. चलो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, बताते जाओ मुझे भी। R square is equal to P square plus Q square. वही जो स्टार्टिंग में हम बात लिखा करते हैं, आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq cos ऑफ अल्फा। ये रिजल्टेंट हम पहले निकाल चुके हैं आर्टिकल नंबर 2.1 के अंदर, 2.2 के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल वहाँ से देख सकते हो, मैं कल भी बता दिया था लेक्चर के अंदर, तो आपको साइन, ठीक है। वहाँ से भाई आप लोगों ने देखा है, वैसे उस आर्टिकल को देखा है, तुम्हें पता ही नहीं है फिर, इसलिए मैंने कल भी कहा था कि चलो वैसे नहीं देख लो, वीडियो देख लो, किसी तरीके देख लो सही, ठीक है, नोट्सों से देख लो, जहाँ से भी पढ़े हुए हैं देख लो, देखो सही एक बार, फिर बाद में क्वेश्चन करना कि ये इशू है इसमें। तो बिल्कुल सिंपल सा वो आर्टिकल। तो पी स्केयर, जबकि क्यूब फोर्स भी मेरे पास पी की फॉर्म में मौजूद है, तो पी स्केयर प्लस 2p स्केयर, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, माइनस 120 डिग्री का बन रहा है। ये आ जाएगा 2p स्केयर प्लस 2p स्केयर इंटू -1/2, तो ये बच गया 2p स्केयर माइनस p स्केयर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा किस चीज़ के, p स्केयर के। तो r यहाँ से मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया, ठीक है। बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ द resultant of two same forces bisect the angle between them दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये शो कर रहा है कि ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R इज़ द डायरेक्शन ऑफ, तो मज़ीद हमने ये बात कर ली कि R हमारे पास फिर क्या है, देयर फोर्स R जो है इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन में है, Q। जब Q के डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि उसकी जो बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन में भी मौजूद होगी, वो कौन सी थी, Q प्लस y मेरे पास मौजूद थी, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, किसका, ऑफ P, दूसरा Q एंड P इज, हमारे पास क्या होगी उसकी वैल्यू, Q प्लस R होगी। मैग्नीट्यूड लिखनी है तो फिर ऊपर वेक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है, Q प्लस R इज इक्वल टू P प्लस Q। तो ये थी हमारे एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 17 के अंदर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।